Brought to you by Sonata. भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच एक और देश है तुर्की, जिसे भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर भारत से। और इसी दौरान एक और खबर आ रही है कि जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसने भी एक करार जो एक यूनिवर्सिटी के साथ था उस पर रोक लगा दी, उसे बंद कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, हमारे साथी गौरव बताएंगे। जी गौरव जी। देखिए नावेद, जेएनयू का एक करार हुआ था 3 फरवरी 2025 को। तुर्की की एक यूनिवर्सिटी है इनोनू यूनिवर्सिटी, उसके साथ 3 साल के लिए वो करार जो है अभी रोक दिया गया है। और जेएनयू ने एक ट्विटर पे पोस्ट किया है और उस पे लिखा है कि नेशन फर्स्ट, यानी सारी प्राथमिकता देश है, देश सर्वोपरि है, इसलिए हम तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ इस करार को अभी रोक रहे हैं। जी, तो ये अब जो एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट, उसे रोक दिया गया। लेकिन इसी बीच उपासना, एक ये भी मन में जिज्ञासा होती है कि जब टर्किश और पाकिस्तानी जो मूल के लोग हैं उनके साथ हमारे व्यापार पे भी क्योंकि इस तनाव का संबंध पड़ता होगा, तो इसका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, टर्की पे क्या इसका असर पड़ रहा होगा? जी नावेद, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत समय से बॉयकॉट टर्की चल रहा है। तो उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि लोग जो हैं टर्की और अजरबैजान पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा भारतीय पसंद कर रहे हैं घूमने जाने के लिए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से वहाँ जाने वाली फ्लाइट्स में जो बुकिंग थी वो काफ़ी बड़े पैमाने पर उसमें गिरावट आई है। मेक माई ट्रिप, जिसके जो ऑनलाइन पोर्टल है टिकट की बुकिंग के लिए, उसने बताया है कि 60% ड्रॉप हुआ है टिकट बुकिंग। और जो ऑलरेडी पहले से टिकट्स हो रखे थे उनके कैंसिलेशन की जो दर है वो 250% कम हुई है। मतलब पहले जिन लोगों ने बुकिंग करा रखी थी, 250% ज़्यादा लोगों ने वो टिकट कैंसिल करा दी है। और इसके अलावा मैं अगर आपको टूरिस्ट का डेटा बताऊं कि कितने लोग जाते रहे इन दिनों दोनों देशों में, तो टर्की ने 3.3 लाख इंडियन टूरिस्ट लास्ट साल यानी कि 2024 में वेलकम किए थे, जो 2022 के मुकाबले करीबन 21% बढ़े हैं। और इसी तरह से अजरबैजान जो है वहाँ पर पिछले साल 2,43,000 भारतीय टूरिस्ट गए थे, और इस साल जनवरी में ही अकेले 17,000 भारतीय टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जा चुके हैं। तो जिस हिसाब से कैंसिलेशन हो रहा है, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग अब इन देशों को बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न आपने शुरू में ही उस चीज़ को वो कर दिया। टूरिस्ट के अलावा एक और फ्रंट पर बाइकआउट की हम लोगों को खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि तुर्की से हम बहुत अच्छे लेवल पर वहाँ के सेब मंगाते हैं। तो अभी खबरें आ रही हैं कि पुणे और महाराष्ट्र में जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम तुर्की से सेब नहीं मंगाएंगे। हालांकि वहाँ पर अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है, वो अक्टूबर से शुरू होगा। लेकिन ट्रेडर्स ने कहा है कि जब भी वो सीज़न होगा तब भी ये बाइकआउट के जो अभी रूल हैं वो तब भी लागू रहेंगे। हम अपने डोमेस्टिक लेवल पर जो भी नीड है हिमाचल के सेब से उसको पूरा करेंगे और बाकी अन्य देशों से मंगा करके उन ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन तुर्की से जो सेब आते हैं उन्हें हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने मन बना लिया अपना कि भले ही बाद में सीजन आए मगर प्लानिंग पक्की है। एक और फ्रंट है जहां पर हम लोगों को तुर्की का बाइकआउट देखने को मिल रहा है। उदयपुर में एक मार्बल एसोसिएशन है, उसका नाम मैं आपको बता रही हूँ, उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन। ये संस्था भारत में सबसे बड़ी संस्था है मार्बल के आयात में। तो उसने प्रधानमंत्री को लेटर लिख के कहा है कि हम चाहते हैं कि हम तुर्की से मार्बल के आयात पर रोक लगाएं। अगर ये सारी चीज़ें मान ली जाती हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि तुर्की को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। यानी इकोनॉमिक फ्रंट पर भी अगर हम देखें तो अलग अलग डायमेंशंस पर विरोध देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट लेवल पर अलग, फिर इंपोर्टिंग के लेवल पर अलग, चाहे वो सेब हो या मार्बल हो। जी गौरव जी, इसके अलावा मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि तुर्की के खिलाफ ये जो मुहिम है वो किस तरह से शुरू हुई और अभी किस स्तर पर पहुँच चुकी है? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरह से लड़ाई का माहौल था, तनाव था दोनों देशों के बीच, तब पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए भारत के खिलाफ। सबसे बड़ी वजह यह है। और उसके पहले जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, उसके पहले तुर्की ने अपना एक नेवल वॉरशिप कराची में भेज दिया और उसके साथ साथ जो है एक टर्किश एयरफोर्स का C-130 एयरक्राफ्ट भेजा, जो कि ट्रांसपोर्ट वाला विमान है। और आशंका जताई गई कि टर्की ने कहीं उस विमान में हथियार तो नहीं भेजे हैं पाकिस्तान की मदद के लिए। उसके बाद आपको बताऊं कि तुर्की पाकिस्तान को हथियार बेचता रहा है और कई सारे इंटरनेशनल फोरम पर जब भी कश्मीर की बात आती है तो तुर्की जो है वो पाकिस्तान का साइड लेता है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब भी इंटरनेशनल फोरम पर तुर्की एक ऐसा देश था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और भारत के खिलाफ जिसने बयानबाजी की थी। तो ये तमाम आरोपों और प्रत्यारोप के बीच इंडिया की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि तुर्की को इस चीज़ पर रोका जाए? देखिए, वो मैं बताऊंगा। एक चीज़ छूट गई है कि अजरबैजान का नाम बार बार आ रहा है कि उसको भी बाइकआउट कर रहे हैं। ये टर्की का एक मित्र देश है और
टर्की की तरह उसने भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसने एक स्टेटमेंट निकाला। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं उनके प्रति हमारी सॉलिडेरिटी है। और अजरबैजान जो है वो उसने भी पाकिस्तान का साथ दिया टर्की की तरह भारत के खिलाफ। और जो आप बात कर रहे थे कि भारत क्या कर रहा है, टर्की के जो दो पड़ोसी हैं ग्रीस और साइप्रस, उससे मैरीटाइम सिक्योरिटी हमने बढ़ाई है और हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अर्मीनिया एक देश है जो अजरबैजान का पड़ोसी है और अजरबैजान और अर्मीनिया में लड़ाई चलती रहती है, तो टर्की साथ देता है अजरबैजान का, जो कि उनको हथियार मुहैया कराना, हर तरीके से उनकी मदद करता है। तो भारत ने क्या किया कि अर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल, रडार सिस्टम, ये सब मुहैया कराया ताकि वो अजरबैजान को टक्कर दे सके। और टर्की जो है वो टर्की चाहता है, जो अर्दोआन है, टर्की की सरकार के जो मुखिया हैं अर्दोआन जो है वो उनके दिमाग में कहीं ये है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बन सकते हैं जो है, और इस बात से नाराज़ है सऊदी अरब और यूएई, जो कि उस पूरे खित्ते में एक बड़े पावर हैं। और वो जब नाराज़ हैं तो उन दोनों देशों से, सऊदी अरब से और यूएई से, भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो आपने देखा है कि कई उनकी विजिट वहाँ हुई है और दोनों देश भारत का इंटरनेशनल फोरम में कई बार भारत के साथ खड़े होते हैं। भारत से उनके संबंध अच्छे हैं लगातार। अभी भी जब ये अटैक हुआ पहलगाम का, उस समय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और वहाँ से बीच से वो लौट कर आए थे। तो भारत उनको काउंटर करने के लिए एक तरफ सऊदी अरब और यूएई से लगातार अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है, दूसरा अजरबैजान के खिलाफ अर्मीनिया है, उसको हथियार बेच रहा है, और जो और भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ समुद्री सुरक्षा को लेकर काम कर रहा है। नावेद, तो कुल मिलाकर भारत भी इस मुहिम में कोशिश कर रहा है कि आसपास के जो भी मुल्क हैं उनसे सहायता ली जाए, और साथ में जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसा गौरव जी ने आपको बताया कि तुर्की अभी इस वक्त चाहता है, उनके ख़ास तौर पर जो उनके देश के मुखिया हैं वो चाहते हैं कि पूरे मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसमें अपने आप को एज अ लीडर इस्टेब्लिश किया जाए। और वही कुछ सऊदी अरेबिया का भी क्लेम रहा है, वो भी क्योंकि वहाँ पर जो मेन मुस्लिम पिलग्रिमेज हैं वहाँ पर उनका सऊदी अरेबिया में आते हैं, तो वो भी एज अ लीडर अपने आप को दर्शाते हैं। और इसी के बीच एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म यूज होती है एलाई नेशंस, और एलाई नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि अगर मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हूं तो मेरे जितने मित्र देश होंगे वो मेरा साथ देंगे, और अगर साथ देंगे तो जवाब भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के साथ आप आतंकवाद के लिए खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं भारत के खिलाफ, तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये जानकारी आपके लिए जो गौरव जी लेकर आए थे, हमारी साथी उपासना लेकर आई थी, कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर प्रशांत है, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।